स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 एमपी बोर्ड का जो हमारा सोशल साइंस का बुक है उसका पॉलिटी का चैप्टर नेशनल इंटीग्रेशन, है ना। तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया था, अभी तक देखिए ज्योग्राफी के जो चैप्टर्स थे, है ना, वो हमने कंप्लीट किए हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं, तो यहाँ पे देखिए, एक तो लिथोस्फीयर एंड लैंडफॉर्म एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। अब हम चैप्टर 4 और चैप्टर 5 करेंगे। तो इस सीरीज़ में पहला जो है हमारा चैप्टर नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन, देखिए नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण। तो हमारे देश में देखिए बहुत अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, है ना। पर एक देश कैसे एक देश बनता है, जिससे एक देश को देश होने के लिए ज़रूरत है कि वो जो लोग हैं अलग अलग धर्म के पंथ के वो मिलजुल कर रहे हैं, तो उनको कैसे एक साथ रखना है, वही राष्ट्रीय एकीकरण है, नेशनल इंटीग्रेशन है। उसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस लर्न में क्या क्या है, देखिए व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन, ये हम जानेंगे। व्हाट आर द सपोर्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन को सपोर्ट करते हैं, और व्हाट आर द इम्पेंडिंग फैक्टर्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, और कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। इनके बारे में हमको डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में होने वाला है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो आई होप आप एक लंबा वीडियो देखना प्रेफर करेंगे, पर पूरा चैप्टर एक ही सिंगल वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, नेशनल इंटीग्रेशन इज द बेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी नेशन। किसी भी नेशन के होने ना होने के लिए जो वेस है ना, वो है नेशनल इंटीग्रेशन। क्योंकि अगर वहाँ के लोग धर्म जाति या क्रीड के आधार पर लड़ेंगे तो वो देश देश नहीं बन पाएगा कभी भी, है ना। तो देश की एकता के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के जो लोग हैं वो आपस में मिलजुल कर रहे हैं, उनके बीच एकता होनी चाहिए, है ना। To understand the meaning of national integration, it is necessary to understand the term nation. Nation is not synonyms of state. It is not a caste either. Generally, the nation represents the collective political, cultural, geographical feeling of people residing in a certain portion of land. देखिए नेशन का मतलब क्या बोल रहे हैं, वो कोई स्टेट या कोई राज्य नहीं है, है ना। ऐसा नहीं है कोई ज़मीन का टुकड़ा है वहाँ पे लोग रह रहे हैं तो वो नेशन बन जाएगा, है ना। नेशन क्या है, कलेक्टिव पॉलिटिकल, कलेक्टिव का मतलब होता है मेल जोल, बहुत सारे लोग मिलजुल के, है ना। पॉलिटिकल, है ना, जिनकी राजनीतिक विचारधाराएं एक जैसी हों, मिलती जुलती हों। कल्चरल, है ना, जिनका कल्चर अलग अलग कल्चर होने के बाद भी क्या हो, कलेक्टिव है, एक साथ मिलके वो काम कर रहे हैं ना, एक साथ रह रहे हैं। जियोग्राफिकल फीलिंग, है ना, अलग अलग पर्टिकुलर एरियाज में रहते हुए भी वो एक होने का उनके अंदर फीलिंग होनी चाहिए। तो इस टाइप का जो स्टेट है, सर्टेन पोर्शन ऑफ लैंड है, उसको हम बोलेंगे नेशन। Thus, the nation is just an abstract entity and national integration is the necessary condition for its existence. तो मान लीजिए एक ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा है, वहाँ अलग अलग जाति धर्म के लोग रह रहे हैं, तो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रह रहे हैं, लेकिन अगर उनके बीच एकीकरण नहीं है, एकता नहीं है, तो उस पर्टिकुलर लैंड ऑफ पोर्शन को हम नेशन नहीं बोलेंगे, है ना। वो नेशन कब कहलाएगा, जब लोगों के बीच एकीकरण होगा, मिलजुल के वो एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे, एक देश बनाएंगे, तब हम उसको नेशन बोलेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ नेशनल इंटीग्रेशन, मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बहुत कुछ बता दिया है, पर एक बार फिर से हम डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। द फीलिंग ऑफ वननेस, देखिए बहुत अच्छा वर्ड है वननेस, वननेस आने एकता, है ना। तो एक होने की जो फीलिंग है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन, लैंग्वेज एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द सिटीजन्स ऑफ नेशन इज नेशनल इंटीग्रेशन। देखिए जरा क्या है, तो फीलिंग ऑफ वननेस, एक होने की फीलिंग, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। अब किस चीज़ का ध्यान ना रखते हुए, आप जाति को भूल जाइए, कास्ट, क्रीड आने होता है धर्म, रीजन आने आपका जिस प्लेस में आप रहते हैं, साथ ही साथ भाषा लैंग्वेज एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो भाषा, धर्म, जाति, इन सबको छोड़कर भूलकर एक होने की जो फीलिंग है ना, एक साथ रहने की जो फीलिंग है, उसी को हम बोलते हैं नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन बेसिकली स्टैंड फॉर यूनिटी इन नेशन। किसी भी नेशन में अगर आपको एक नेशन बनाना है, किसी पीस ऑफ लैंड को आपको अगर नेशन बनाना है, तो वहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, बेसिक है। नेशनल इंटीग्रेशन इज़ अ काइंड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फीलिंग, द फीलिंग ऑफ यूनिटी, वननेस अमंग पीपल इज़ द
foundation of national integration. The national integration symbolize the commitment, behavior and feeling of citizens. It is the duty of every citizen to oppose the forces and feeling which weaken the integration. देखिए जरा यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि किसी भी राष्ट्र में लोग एक साथ रहते हैं ना, तो वहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन है, पर बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इस एकता को तोड़ने का काम करते हैं, है ना, क्या करते हैं, इस एकता को तोड़ने का काम करते हैं। तो क्या लिखा है, एवरी सिटीजन टू अपोज द फोर्सेज एंड फीलिंग विच वीकन द इंटीग्रेशन। तो हर एक सिटीजन का, किसी भी राष्ट्र के हर एक सिटीजन का ये कर्तव्य है कि वो उन ताकतों का विरोध करे जो उस राष्ट्र की, जो उस नेशन की नेशनल इंटीग्रेशन, जो राष्ट्रीय एकता है, उसको खंडित करने का प्रयास करें। मतलब मान लीजिए कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, है ना, कुछ ऐसे संगठन हैं जो लोगों को जाति, धर्म या लैंग्वेज के आधार पर बांटते हैं, उनके बीच नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि हमको क्या करना है, उन फोर्सेस का, उन ताकतों का विरोध करना है ना, जिससे कि हमारे देश की अखंडता बनी रहे और सब लोग मिलजुल के एक साथ रहें। एंड यूनिटी ऑफ द नेशन एंड परफॉर्म्स ड्यूटीज विच स्ट्रेंथन नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन। इसके बारे में हमने काफ़ी अभी जान लिया है। अब डिस्कस करने वाले हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, है ना, पुराने समय में नेशनल इंटीग्रेशन था या नहीं था। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेशनल इंटीग्रेशन वॉज नेवर अ प्रॉब्लम इन एंशिएंट इंडिया। हमारे देश में पुराने टाइम पे, है ना, एंशिएंट टाइम पे जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं थी। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज एंड रीजन्स केम टू इंडिया इन द पास्ट। देखिए अगर आप एंशिएंट इंडिया की बात करें ना, तो यहाँ पे लगभग एक ही धर्म के लोग थे, सनातन धर्म, है ना, या जो भी इंडिया का धर्म है, तो उस एक पर्टिकुलर एक धर्म के लोग यहाँ पे रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। सब लोग एक ही हिंदुज़म को मानते थे, है ना, या जो आर्यंस थे सिर्फ वो यहाँ पे रहते थे। तो अब टाइम के साथ क्या हुआ, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज एंड रीजन्स केम टू इंडिया इन द पास्ट। अब देखिए जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बढ़ी, कनेक्टिविटी बढ़ी, तो दूसरे देशों के लोग इंडिया में आना शुरू हो गए, है ना, मुस्लिम्स आए, है ना, अरेबियन कंट्रीज से मुस्लिम्स आए, क्रिश्चियंस आए, है ना। तो ऐसे अलग अलग कंट्री से अलग अलग रिलीजन, लैंग्वेज या रीजन के लोग यहाँ पे आए। तो मोस्ट ऑफ देम चूज इंडिया एज देयर होम। अब जो लोग आए, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आए और चले गए, है ना। यहाँ पे हुआ क्या है कि उन लोगों ने इंडिया को अपना लाइक होम ट्रीट किया और वो यहीं पे बस गए, है ना। अब देखिए जब कोई यहाँ पे परमानेंटली रहने लगता है तो फिर वो यहीं का नागरिक हो जाता है। अब जब यहाँ एंसेंट इंडिया में, जब यहाँ एक पर्टिकुलर एक ही टाइप के लोग रहते थे, एक ही लैंग्वेज रीजन के लोग रहते थे, धर्म के लोग रहते थे, पर अब जो बाहर दूसरे कंट्रीज से आए हैं उनका जो रिलीजन है वो कुछ और है। तो अब जैसे जैसे उनका पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फिर उनके राइट्स भी मांगेंगे, तो इस वजह से फिर कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। द स्टेट ऑन एंड बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडियन कल्चर ग्रेजुअली एंड सोसाइटी, दे मिंगल्ड हेयर एंड देयर लैंग्वेज, कस्टम, रिलीजन एंड कल्चर ग्रेजुअली बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए जब वो यहाँ परमानेंटली रहने लगे तो उनका जो कल्चर है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो भाषा है, वो इंटीग्रेट हो गए किसके साथ, इंडियन कल्चर के साथ, है ना कहीं वो मेल जोल है वो दोनों के बीच बढ़ गया और वो एक साथ रहने लगे, है ना। मिंगल मतलब मिल जाना, घुल मिल जाना। दिस प्रोसेस इनफैक्ट एडेड टू द रिचनेस ऑफ इंडियन कल्चर। अच्छा, इससे देखिए इंडियन कल्चर को क्या मिली है, रिचनेस मिली है, नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि एक ही एक टाइप के लोग होना वो एक बेटर ऑप्शन नहीं है ना। आज हम इंडिया को बोलते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया, है ना। तो हमारे यहाँ अनेकता में एकता, भारत की विशेषता क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म, जाति, भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, पर फिर भी हमारे अंदर वननेस की फीलिंग है ना। एक इंडिया हम बोलते हैं, वन इंडिया। व्हेन वी टॉक ऑफ इंडियन कल्चर, इट इज़ नॉट द कल्चर ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट और क्रीड, बट इट मीन्स द कल्चर ऑफ एंटायर इंडिया। जब हम बात करते हैं कि भारत का कल्चर क्या है, तो ऐसा नहीं बोलते कि भारत हिंदूवादी देश है, भारत मुस्लिम देश है या क्रिश्चियन देश है ना, या भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है, इंग्लिश भाषा बोली जाती नहीं। हमारा देश अलग अलग धर्मों को मिलके एक देश बनाया गया है और साथ ही साथ यहाँ अलग अलग लैंग्वेज को जानने वाले लोग भी रहते हैं। तो भारत अनेकताओं में एकता वाला देश है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, मैनी डीड्स हैव बीन डन सिंपली फॉर सेक ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया ड्यूरिंग ओल्ड डेज। इन एंशिएंट इंडिया इट वाज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ पीपल टू ट्रैवल टू बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम एंड द्वारका फॉर पिलग्रिमेज। दिस एनकरेज्ड पीपल
फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए जरा, एंशियंट टाइम से ही हमारे जो धार्मिक धर्म गुरुओं थे उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं जिससे देश में एकता हो। देखिए क्या लिखा हुआ है कि पुराने टाइम से हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो कहाँ ट्रैवल करना पसंद करते थे? बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका फॉर पिलग्रिमेज। देखो इसका मतलब होता है तीर्थ यात्रा, है ना। तो आपने सुना होगा कि हमारे दादाजी तीर्थ यात्रा पे गए हैं, तो वो कहाँ जाते थे? बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम। ये देखिए बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारका, ये चारों अपने देश के 4 अलग अलग कोनों पे पाए जाते हैं, है ना, ये प्लेस। तो जब वो इन प्लेसेस की यात्रा करते थे तो दूसरे प्रदेश के लोगों से मिलते थे, दूसरे रीजन के लोगों से मिलते थे और एक दूसरे का जो कल्चर है एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। तो इससे क्या है, इससे हमारा जो कल्चर है वो काफ़ी रिच हुआ और लोगों के बीच एकता बढ़ी, है ना। तो लोगों ने एक दूसरे को जाना, एक दूसरे के साथ अपने विचार व्यक्त किए, है ना, एक दूसरे के कल्चर को जाना, एक दूसरे की यहाँ जो भी मान्यताएं होती हैं, है ना, जो अलग अलग रिचुअल्स होते हैं उनको जाना और एक दूसरे के साथ शेयर किया और वननेस की जो फीलिंग है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाया। तो ये जो यात्राएं होती हैं, कोई भी यात्रा हो, यात्रा से क्या होता है कि आप जब दूसरे लोगों से मिलते हैं तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलता है उनके बारे में, जो कि वननेस की फीलिंग को बढ़ाता है। अगर आप कोई यात्राएं नहीं करेगा, कोई इधर से उधर नहीं जाएगा, मान लीजिए एमपी के लोग एमपी में ही रहते हैं, कभी एमपी से बाहर ही नहीं गए, तो फिर दूसरे स्टेट से आने वाला व्यक्ति उनको कैसा लगेगा? बहुत पराया लगेगा। लेकिन अगर हमारा आना जाना रहता है, हम दूसरे प्रदेश के लोगों से रेगुलर मिलते रहते हैं, इंटरेक्शन होता है, तो हमें वननेस की फीलिंग आती है कि नहीं यार, हम आखिर एक ही हैं। अच्छा, इसके साथ देखिए एक और चीज़ है, टू अनदर दिस ट्रैवलिंग प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल स्टेटिंग नेशनल इंटीग्रेशन द सेम वे महाकुंभ विच इज हेल्ड एट 4 डिफरेंट प्लेसेस एवरी 3 years ऑल्सो प्लेड अ ग्रेट रोल इन नेशनल इंटीग्रेशन। दीज अरेंजमेंट डेवलप सेंस ऑफ यूनिटी अमंग इंडिया। देखिए जरा, महाकुंभ, कुंभ का मेला लगता है हमारे इधर, है ना, हर 4 साल में एक बार होता है। एक पर्टिकुलर, देखो इंडिया में टोटल 4 जगह हैं, आई थिंक एक एमपी में उज्जैन है ना, एक हरिद्वार में कुंभ होता है जो जस्ट अभी हुआ है, इसके अलावा एक इलाहाबाद प्रयागराज में होता है और एक और कोई प्लेस है। तो इन 4 जगहों पे हर एक प्लेस पे 12 साल के बाद होता है। तो इस तरह से एक साइकिल बना हुआ है कि हर 4 साल में एक कुंभ आपको देखने को मिलेगा। तो कुंभ का जो मेला होता है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। इसमें लाखों लोग जाते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं और वहाँ पर गंगा नदी में जाके स्नान करते हैं। जब इतने सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे होंगे पूरे देश के अलग अलग पार्ट से, तो उनके बीच क्या होगा? वार्तालाप होगा, अवश्य ही उनके बीच वार्तालाप होगा, एक दूसरे के बारे में जानेंगे, एक दूसरे के राज्य में वो जाएंगे। तो ये चीज़ें भी नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देती हैं, लोगों में वननेस की भावना को बढ़ाती हैं, है ना। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने इंटीग्रेशन के बारे में कुछ नहीं सोचा, जबकि उस टाइम पे तो आने जाने का कोई साधन नहीं था। एक जगह से दूसरी जगह जाना थी, जो यात्राएं वो महीनों का समय लेती थी, आज घंटों में हो जाती हैं। तो लेकिन हमारे पूर्वज समझदार थे, उन्होंने इसकी ओर ध्यान दिया और इस तरह की योजनाएं बनाई जिससे कि लोगों में एक दूसरे को जानने का मौका मिल सके। चलिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, इसके बारे में हम देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, वन इज दैट विच इज बेस्ड ऑन यूनिटी, है ना। पहला यूनिटी के बेस पे बोल रहे हैं क्या? 2 टाइप के नेशनल इंटीग्रेशन है, वन इज दैट विच इज बेस्ड ऑन यूनिटी, कॉमन लैंग्वेज, मोड ऑफ लिविंग, rights and rituals, religion and common mode of worship. The other type of national integration is unity in diversity. That is, the language, mode of living, rights and rituals, religion, etc. may be different, but their outlook on national security is the same. On national issues like national unity and integration, sovereignty, the emotions and feelings remain the same. देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। पहला क्या है कि मान लीजिए वन इज दैट विच इज बेस्ड ऑन यूनिटी। देखो, पहला टाइप का इंटीग्रेशन ऐसा है कि किसी कंट्री में या किसी नेशन में या किसी स्टेट में एक ही टाइप के लोग रहते हैं ना, जैसे कॉमन लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहते हैं, है ना, या उनका मोड ऑफ लिविंग सेम है, एक ही तरीका है, राइट रिचुअल्स, उनके रीति रिवाज सेम है ना, रिलीजन, एक ही धर्म को मानने वाले लोग हैं, है ना, कॉमन मोड ऑफ वर्शिप, एक ही तरह की पूजा करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो एक जैसे जब लोग होते हैं तो उनके बीच ऑब्वियसली आप देखेंगे एकता पाई जाएगी। तो ये एक टाइप का इंटीग्रेशन है। अगर देखिए मान लीजिए कोई एक, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं पूरी तरह से, तो वहाँ ऑलरेडी इंटीग्रेशन होगा। कोई मुस्लिम कंट्री है पूरी तरह से, वहाँ ऑलरेडी इंटीग्रेशन होगा उनके बीच, क्योंकि एक ही धर्म को मानने वाले लोग हैं, एक टाइप का उनका जीने का तरीका है। लेकिन द अदर टाइप ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, देखो दूसरे टाइप का जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना, विभिन्नता में एकता का होना। वो इंडिया में जो इंटीग्रेशन है वो यही वाला है।
है ना। क्यों? इंडिया में क्या है, लैंग्वेज, कितनी भाषाओं के लोग होते हैं, कितनी सारी लैंग्वेजेस इंडिया में होती हैं। मोड ऑफ लिविंग, हर एक व्यक्ति का अलग तरीका है, हर एक व्यक्ति का, तो नहीं स्टेट वाइज देखें, एमपी का व्यक्ति अलग तरीके से लाइफ जीता है ना। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो वहाँ जीने का तरीका अलग है, आप केरला साइड चले जाइए वहाँ अलग है, उड़ीसा साइड चले जाइए वहाँ अलग तरीके से लाइफ जीते हैं, नॉर्थ में चले जाइए वहाँ अलग, दिल्ली का व्यक्ति अलग है, महाराष्ट्र का व्यक्ति अलग है। तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना कल्चर है, अपना अपना रहन सहन का तरीका है ना। और उनके जो रिचुअल्स हैं वो भी अलग अलग हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर बात आती है तो वो खुद को इंडियन बोलते हैं, और हमारे जो राष्ट्रीय गोल्स हैं, हमारे जो अधिकार वगैरह हैं, वो सबको इक्वली दिए गए हैं, है ना। और जब जब देश की एकता की बात आएगी तो वो सब अपना धर्म जाति को छोड़ के खुद को इंडियंस के रूप में पहचान देते हैं, और यही बोलते हैं कि हम इंडियंस हैं, ना कि इस प्रदेश से हैं, ना कि इस धर्म से हैं, ना कि इस जाति हैं। तो इंडिया में कौन सी नेशनल इंटीग्रेशन है? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, है ना। ओके, आगे क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेकंड टाइप ऑफ यूनिटी, है ना। दूसरे टाइप का जो मैंने बताया है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू यूरोप विदाउट रशिया। इंडिया इतना बड़ा कंट्री है जो पूरे यूरोप के बराबर है, इवन पॉपुलेशन में तो यूरोप से भी ज़्यादा के निकल जाएगा, है ना। एज फार एज, अच्छा यूरोप में आप रशिया को थोड़ा सा यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है ना, तो फिर पूरा यूरोप के इक्वल हो जाता है। As far as population is concerned, it is the second most populated country in the world. पूरे वर्ल्ड में हमारा जो पॉपुलेशन है वो सेकंड नंबर पे है ना। फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन फ्यूचर हम चाइना को क्रॉस करके वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएंगे। मोर देन 250 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन हियर। कितनी? टोटल 250 से ज़्यादा लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं, है ना। 20 लैंग्वेजेस हैव बीन नोटिफाइड एज नेशनल लैंग्वेज बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, 250 लैंग्वेजेस तो बोली जाती हैं, लेकिन इसमें से 22 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनको हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको रिकॉग्नाइज करता है। बाकी लैंग्वेज को भी करते हैं, लेकिन उनको क्या है कि बोलने वाले लोग बहुत कम हैं, इसलिए उनको उतना स्थान नहीं दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ टोटल 250 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ये क्लियर पॉइंट है। एज फार एज, अच्छा, as far as religious and concerned, almost all the religions of the world are followed here. Beside Hindu, Muslim, Christian, Parsi, Sikh and people of many other faith live here. It is obvious that there may be diversities in their dressing habits. अब देखिए कितने धर्म के लोग रह रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, पारसी वगैरह वगैरह, तो उनके भी डिफरेंट ऑब्वियसली होंगे। क्या क्या? ड्रेसिंग हैबिट्स, आप ध्यान देंगे अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। फूड हैबिट, खाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड बेस ऑफ लिविंग एंड वर्शिप, पूजा करने का तरीका, धर्म अपनाने का तरीका और रहने का तरीका, बिल्कुल हर एक धर्म के अपने अपने अलग अलग तौर तरीके होते हैं। बट इवन आफ्टर ऑल दोज डाइवर्सिटीज देयर इज यूनिटी वेयर नेशनल इंटरेस्ट इज कंसर्न, दिस इज नोन एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इन सब के बावजूद वो लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, इसी को हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म स्ट्रेंथेंड अवर यूनिटी, दिस इज वाई द इंडियन सेज। जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो यूनिटी की वजह से हम लोगों में होती है। अब देखिए ज़रा, श्रीनगर और गुवाहाटी, अवर कंट्री अवर सोल। ठीक है, तो एक थोड़ा सा नारा यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? श्रीनगर और गुवाहाटी, है ना। एक श्रीनगर ऊपर है, गुवाहाटी इधर है ना। अवर कंट्री अवर सोल, हमारा देश हमारी आत्मा। ओके, अब हम बात करने वाले हैं प्रमोशनल फोर्सेस के बारे में। ये क्या होते हैं, चलिए बताते हैं। देखिए, प्रमोशनल फोर्सेस उन ताकतों को बोलते हैं जो कहीं ना कहीं जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसको सपोर्ट करती हैं, है ना, उसको बढ़ावा देती हैं। तो क्या लिखा हुआ है? द नेशनल लीडर्स फॉर ऑफ आवर कंट्री हैव पुट इन वैल्यूएबल एफर्ट टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कुछ एफर्ट किए हैं, कुछ प्रयास किए थे। वो क्या थे? दे इनकॉर्पोरेटेड सर्टेन आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड इंडिया। तो उन्होंने क्या किया, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस टाइम पर उन्होंने कुछ खास जो आइडियाज़ थे उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड किया, मतलब समाहित कर दिया। द प्रिंसिपल एसेंशियल फॉर द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी आर डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट। अब वो क्या क्या मेन प्रिंसिपल थे जिनको इनकॉर्पोरेटेड किया गया था जिससे कि देश की अखंडता एकता बनी रहे? वो था डेमोक्रेसी। सबसे पहले तो यहाँ पे डेमोक्रेसी रहेगी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? देखिए, कुछ देशों में मोनार्क होते हैं, किसी देश में राजा का शासन है तो उसको बोलेंगे मोनार्की, है ना। क्यों? वहाँ पे कोई किसी का नहीं चलना, राजा रहेगा, उसका बच्चा राजा बनेगा, उसका बच्चा राजा बनेगा, वो राजा जो चाहेगा, जिसको सजा देगा दे देगा, उसको जो
निर्णय लेना है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती, है ना। एक होती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि चुनाव होते हैं, कोई हर कुछ साल में कोई आपका एक नेता चुना जाता है, वो वर्क करता है तो ठीक है, नहीं तो हम उसको हटा भी सकते हैं 5 साल के बाद। तो ये डेमोक्रेसी है। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? सभी लोगों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, उनको फंडामेंटल राइट बोलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये यूनिफॉर्म जुडिशरी, सेक्युलरिज्म, नेशनल एम्बलम एंड नेशनल फेस्टिवल्स। तो देखिए इन सब के बारे में थोड़ा सा हम अभी डिटेल में जानने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप सिर्फ इनके नाम सुन लीजिए, है ना। क्या क्या है? डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनिफॉर्म जुडिशरी, सेक्युलरिज्म, नेशनल एम्बलम एंड नेशनल फेस्टिवल्स। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमको डिस्कस करना है। India is a democratic country. The representatives are elected by the people and they form the government. These representatives have to work for the interest and development of people who have elected them. देखिए जरा क्या होता है इंडिया में, इलेक्शंस होते हैं। इन इलेक्शंस में कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है, उसको हम वोट देते हैं, है ना। और जिन लोगों ने वोट दिया है वो बाद में नेता या मंत्री बनने के बाद उन्हीं लोगों के लिए वर्क करता है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक इस टाइप का शासन है, इस टाइप का रूल है जो पीपल्स के द्वारा ही किसी को इलेक्ट किया गया और फिर वो पीपल्स के लिए ही काम करेगा, है ना। तो किस टाइप का रूल होता है डेमोक्रेसी में? बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही और लोगों के लिए ही। चलिए अब हमारे जो आइडियाज़ हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड किए गए हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारे देश की जो अखंडता और एकता है वो बनी रहती है, उनके बारे में हम जानते हैं। पहला है फंडामेंटल राइट्स। क्या होते हैं? देखिए राइट का मतलब होता है अधिकार और फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। तो कुछ मूल अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट है, जिसके तहत हमारे देश के हर एक नागरिक को कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ बहुत अच्छे राइट दिए गए हैं जो हर एक नागरिक को इक्वली मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कोई अमीर है, गरीब है, ऊंची जाति का, नीची जाति का, इस धर्म का, उस धर्म का, नहीं। ये जो अधिकार हैं हर एक भारतीय नागरिक को दिए गए हैं। क्या लिखा हुआ है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ प्रोविजन ऑफ 6 फंडामेंटल राइट्स। दीज राइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आर एंजॉयड बाय ऑल इंडियंस। हर एक व्यक्ति को कितने राइट्स दिए गए हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, है ना। और दीज राइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, तो बिना किसी भेदभाव के हर एक व्यक्ति को इक्वली दिए गए हैं, इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है। दीज राइट्स आर एसेंशियल फॉर ओवरऑल ग्रोथ एंड वेलफेयर ऑफ सिटीजन। ये राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किस लिए? हर एक व्यक्ति की जो ग्रोथ है ना, और डेवलपमेंट है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? प्रोविजंस ऑफ equality, freedom and social justice etc. have been made in the constitution to provide opportunities for the development of citizens. Under these constitutional provisions, the interest of weaker section of the society like the scheduled caste, scheduled tribes, other backward classes have been protected and safeguarded. Every community has the right to preserve its own language and religion. The directive principle are the guidelines फॉर द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर। अच्छा देखिए फंडामेंटल राइट्स को भी कुछ फर्दर अगर अपन डिवाइड करें तो इसके अंदर कुछ अलग अलग राइट्स आ जाएंगे। जैसे राइट टू इक्वलिटी होता है, एकता मतलब इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार, है ना। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, इसके तहत आप देश के किसी भी राज्य में जाके रह सकते हैं, है ना, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अभी सिर्फ आपको इतना जानना है कि जो आपका फंडामेंटल राइट्स हैं उनके कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं जिनको अंदर से डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम उनके बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू सोशल जस्टिस, ऐसे आपको और राइट्स देखने को मिल जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है? राइट टू सोशल जस्टिस से क्या? सामाजिक एकता, हर एक समाज के व्यक्ति को इक्वल अधिकार मिले हुए हैं, है ना। कोई भी समाज का व्यक्ति किसी भी आपके पद पे, जैसे मान लीजिए राइट टू इक्वलिटी की बात करें तो हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कलेक्टर की पोस्ट पे कोई ब्राह्मण ही बैठ सकता है, नहीं। किसी भी धर्म जाति, कोई किसी भी जाति का व्यक्ति कलेक्टर बन सकता है, किसी भी जाति का व्यक्ति इंजीनियर बन सकता है, किसी भी जाति का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, विधायक बन सकता है, मंत्री बन सकता है, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं है। तो यही राइट टू इक्वलिटी है। राइट टू फ्रीडम क्या होता है? आप कहीं भी जाके रह सकते हैं देश में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अंडर दीज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस
द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी लाइक द, अच्छा देखिए, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये लोगों को क्या है कि राइट टू इक्वलिटी की वजह से इनको भी पूरा अधिकार है, इवन उनको खास संरक्षण दिया गया है गवर्नमेंट जॉब्स में या दूसरी चीज़ों में, तो इनके अधिकारों को भी संरक्षित करके रखा गया है ना। अब एक चीज़ और होती है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर एंड एक्सप्लॉइटेड। देखिए जरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो सिद्धांत हैं, ये लोगों के लिए नहीं है, एक्चुअली ये सरकार के लिए हैं। एक रूल बुक टाइप समझ लीजिए, जो इसमें ये लिखा हुआ है कि सरकार को किस तरह से काम करना है ना, जिससे कि लोगों का भला हो सके, लोगों का वेलफेयर हो सके। ऐसा नहीं है कि सरकार का क्या काम होता है कि लोगों की अच्छाई के लिए काम करना है, ऐसा थोड़ी ना कि आप सब कुछ खाते जाओ, लोगों के लिए कुछ मत करो। एक बार मंत्री बन गए, हो गई फुर्सत, अपना पैसा कमाया और चल दिए, नहीं। सरकार को आदेश होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार के लिए उपदेश दिया गया है कि आपको किस तरह से काम करना है, लोगों की भलाई के बारे में आपको सोचते हुए अपनी सरकार को आगे बढ़ाना है। तो उन रूल्स, सेट ऑफ रूल्स को बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। सेकंड जो हमारा प्रमोशनल फोर्स है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब देखिए ज़रा, संविधान ने आपको बहुत सारे अधिकार दिए हैं, राइट्स दिए हैं, है ना, पर साथ ही साथ में आपको कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हैं, आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता कि आपको फॉलो करना कंपलसरी है, लेकिन एक इंडियन नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य होता है कि इनको हम फॉलो करें। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या बोलती हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव ऑल्सो बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया टू रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल्स एंड डील्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल फ्लैग, अच्छा क्या हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य क्या होने चाहिए? नेशनल फ्लैग है, उसको हमको इज्जत करना है, सम्मान करना है। कहीं नेशनल फ्लैग है तो ऐसा नहीं कि उसको फेंक दिया या टेबल पे बिछा दिया, नहीं, उसकी रिस्पेक्ट करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। नेशनल एंथम अगर कहीं बज रहा है तो उसको रिस्पेक्ट करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। एवरी सिटीजन शुड बी कॉन्शियस एंड रेडी टू सर्व द नेशन एंड अपहोल्ड द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया एंड शुड वर्क टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड शुड प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी। हमको ऐसे काम करना है जिससे कि लोगों के बीच ब्रदरहुड बढ़े, है ना, भाईचारे की भावना बनी रहे, है ना। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग धर्मों के बीच लड़ाई करवाने का काम कर रहे हो, नहीं, एकता बना के रखना है ना। साथ ही साथ जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे गवर्नमेंट रोड्स हो गए, लाइट के खंभे हो गए, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, तो इनको हमको नुकसान नहीं पहुंचाना है। कोई भी अगर पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो वो हमारी सुविधा के लिए बनी हुई है, तो ऐसा नहीं करना है कि उठा के चल दिए और उसको तोड़ फोड़ करने रहेगा, नहीं, हमको उसका अच्छे से यूज़ करना है और उसकी सेफ्टी की भी गारंटी हमको लेनी है। द जुडिशरी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड राइट ऑफ सिटीजन इन इंडिया। There is uniform judicial system for the center, state, union territories which implement equal laws for all. The concept of Indian judiciary is uniform climate. देखिए जरा, जुडिशरी क्या है? जो आपकी न्याय व्यवस्था होती है, अदालतें होती हैं, है ना, कोर्ट्स होती हैं, तो वो भी क्या है? सभी के लिए इक्वल है। कोई भी आ जाए यहाँ पे, सभी के लिए इक्वल। अगर किसी ने सेम क्राइम किया है तो उसको सेम सजा मिलेगी, चाहे वो एक बहुत गरीब व्यक्ति हो, निचली जाति का हो, या कोई बहुत ऊंची जाति का ब्राह्मण व्यक्ति हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी के लिए जो जुडिशरी है वो भी समान है। थर्ड है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होती है? देखिए, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष होना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि प्रमोशनल फोर्सेस में आता है, हमारे देश की इंटीग्रिटी या इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है कि भारत एक हिंदू देश है या मुस्लिम देश है या क्रिश्चियन देश है, नहीं। कैसा कंट्री? इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव देयर ओन रिलीजियस फ्रीडम। द गवर्नमेंट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन। सरकार किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पर्टिकुलर धर्म को उसकी धर्म या जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर कोई रूल या कुछ भी योजना चल रही है तो वो सभी धर्म के लोगों को इक्वली उसका फ़ायदा उसको देना पड़ेगा। तो इंडिया कोई रिलीजियस कंट्री ना होकर कैसा कंट्री है? सेकुलर कंट्री है, जिसमें हर एक धर्म को बराबर मान्यता दी गई है, किसी भी धर्म को कोई खास यहाँ पे स्थान नहीं दिया गया है। फोर्थ पॉइंट है नेशनल सिंबल्स, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे नेशनल सिंबल्स बनाए गए हैं। देखिए, तिरंगे को देख के आप में एकता आ जाती है, तो तिरंगा फ्लैग है ना, एक सिंबल की तरह ही है, तो उसको देख के लोगों में एकता की भावना आती है। तो ऐसे ही बहुत सारे दूसरे सिंबल्स हैं जो बनाए गए हैं जिससे कि लोगों में एकता की भावना आए। पहला क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड द नेशनल सिंबल विच इंस्पायर आइडियल्स एंड डिवोशन टुवर्ड्स नेशनल फ्लैग।
ट्राई कलर नेशनल फ्लैग हमारा नेशनल फ्लैग है ना। नेशनल एंथम जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। इसके अलावा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे, है ना। नेशनल एम्बलम अशोक एम्बलम, हमारे देखिए झंडे के बीच में एक जो पहिए का सॉरी हमारे जो पुराने नोट होते हैं उन पे देखिए आप 4 लाइन्स होते हैं, है ना, 4 शेर आपको देखने को मिलेंगे, वो हमारा नेशनल एम्बलम है। दीज आर द सिंबल्स ऑफ अवर यूनिटी एंड आइडेंटिटी एंड वर्क एज सीमेंटिंग फोर्सेस टू मेंटेन नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों को जोड़ने का काम करती हैं, है ना, क्योंकि इससे लोगों में एकता की भावना आती है। देयर आर पीपल ऑफ वेरियस कम्युनिटीज कास्ट लैंग्वेज इन इंडिया हु हैव देयर ओन कस्टम एंड फेस्टिवल्स। वी ऑल्सो हैव 3 नेशनल फेस्टिवल्स, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। ये 3 नेशनल राष्ट्रीय हमारे त्यौहार हैं जिनको सब लोग मिलके बनाते हैं। हर एक जाति धर्म के लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं और गांधी जयंती मनाते हैं, विच आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। दिस मेक्स द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी। देखिए बाकी सारे जो त्यौहार होते हैं ना वो अलग अलग धर्म के हिसाब से होते हैं, हर धर्म के लोग अपने अपने त्योहारों को मनाते हैं, लेकिन ये जो त्यौहार हैं जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं उनको सारे धर्म और हर जाति के व्यक्ति मनाते हैं। 4th नंबर पे आता है आपका टूरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन। टूरिज्म को कैसे उन्होंने इंटीग्रेट किया है। Tourism right from the beginning has been the most important factor for national integration. Tourism helps in developing a sense of unity and offer opportunity to know our vast country. Tourism begins us closer. People know and understand the characteristics and problems of each other. देखिए जरा टूरिज्म की वजह से क्या होता है, लोग अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं कंट्री के। जब वो अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं तो वहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं या लोगों के जो रिचुअल्स हैं, कल्चर है ना, वहाँ की जाति धर्म रहने का तौर तरीका, इस सब के बारे में जानते हैं। और जब एक दूसरे से लोग घुलते मिलते हैं तो उनके बीच कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप होती है और उनके बीच यूनिटी बनती है। तो टूरिज्म को अच्छा हमारे देश में किसी को भी कहीं आने जाने की कोई रोक टोक भी नहीं है ना। राइट टू फ्रीडम के तहत हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी जाके रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये टूरिज्म है वो भी क्या करता है, हेल्प करता है देश की एकता को बनाए रखने में। टूरिज्म से हमारी इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिलता है। कैसे, लोग बाहर घूमने जाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, है ना, पैसा खर्च करेंगे तो दूसरे लोगों के पास वो पैसा पहुंचेगा, इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इंडिया इज़ लाइक अ गार्लैंड ऑफ वेरियस फ्लावर। क्या लिखा है, इंडिया एक गार्डन की तरह है जिसमें गार्लैंड मतलब एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें अलग अलग टाइप के फूल होते हैं, अलग अलग जाति धर्म के फूल आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मल्टी कलर्ड एंड मल्टी फ्रेग्रेंट फ्लावर्स वोवन इन अ सिंगल थ्रेड are the part of this unique garland. This simply means that we are united and live together with mutual tolerance and love. The feeling of our nationality makes India a prosperous and powerful country. हमारे देश में जो हमारे बीच एकता है, डाइवर्सिटी के बावजूद यूनिटी है, उसकी वजह से आज हम एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में दुनिया में जाने जाते हैं, है ना। और पूरा जो दुनिया है, पूरा जो वर्ल्ड है वो इंडिया की सराहना करता है कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम एक देश के रूप में एक साथ मिलकर खड़े हुए हैं। अब देखिए, तो ये तो कुछ चीज़ें थीं जो कहीं ना कहीं हमारी नेशनल यूनिटी को सपोर्ट करती थी। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, सेक्युलरिज्म, नेशनल एम्बलम एंड टूरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी इस अनेकता में एकता वाली भावना को ठेस पहुँचाती हैं, है ना, हमारी एकता को बर्बाद करने का काम भी करती हैं, उसको तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, उनको हम बोलेंगे डिसरप्टिव फोर्सेस, है ना। क्या बोलेंगे, डिसरप्टिव फोर्सेस में कौन से फैक्टर्स आएंगे जो हमारी इस एकता को खंडित करने का प्रयास करते हैं, ऐसे फोर्सेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए डिस्ट्रप्टिव फोर्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, यू हैव लर्नड अर्लियर दैट नेशनल इंटीग्रेशन वॉज नेवर अ प्रॉब्लम इन एंशिएंट इंडिया। पुराने टाइम पे जो भारत था उसमें किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लोग मिलजुल के रहते थे, है ना, यात्राओं पे जाते थे और पूरे देश में एकता का माहौल था, एक ही धर्म जाति के लोग थे। लेकिन टाइम के साथ अलग अलग कास्ट धर्म जातियों के लोग आए, दूसरे देशों से यहाँ बस गए, तो उनके बीच फिर बाद में भी ठीक चला, है ना, उनके बीच भी लोग मिलजुल के रहे, आसानी से कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन देखिए फिर आगे चल के क्या हुआ, 19th सेंचुरी का जब टाइम आया तो उस टाइम पे क्या हुआ, इन द 19th सेंचुरी विथ प्रोपोगेंडा ऑफ रेस थ्योरी, इन दिस रेस थ्योरी एफर्ट वेयर मेड टू अलायंस पीपल फ्रॉम ईच अदर। देखिए जरा, ब्रिटिशर्स जब आए तो ब्रिटिशर्स का क्या रूल था, फूट करो और फूट डालो और शासन करो, है ना। तो जब उन्होंने देखा कि यार यहाँ के लोग तो एक साथ मिलके काम कर रहे हैं और जब ये एक साथ रहेंगे तो फिर हमसे आसानी से लड़ लेंगे, हमको आसानी से हरा देंगे, तो उन्होंने क्या किया, रेस के आधार पे
हम लोगों को जाति धर्म के आधार पे एक दूसरे से लड़वाना शुरू किया, एक दूसरे पे शांत भड़काना शुरू किया। और वो जो दूरियां हैं तब से आज तक चली आ रही हैं, और आज भी हमारे देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। फिर भी अभी कंडीशन उतनी एडवर्स नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि और ज़्यादा बढ़ जाए, या हो सकता है कि एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन के साथ धीरे धीरे ये कम जाए। लेकिन ये कहाँ से शुरू हुआ है? 19वीं सेंचुरी से, ब्रिटिशर्स के टाइम से ही उन्होंने हमको जाति धर्म के आधार पर लड़वाना शुरू किया। तो अब ये जो जब लोग इस टाइप की मानसिकता रहेगी, है ना, जाति और धर्म के आधार पर लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं देश की एकता को खतरा होगा। तो उन्हीं फोर्सेस के बारे में हम जो डिसरप्टिव फोर्सेस हैं डिस्कस करेंगे। पहला हमारा जो फोर्स है वो है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता जो वर्ड है वो कहाँ से बना है? संप्रदाय से बना है ना। संप्रदाय मतलब कोई पर्टिकुलर धर्म को मानने वाले लोग या पर्टिकुलर पंथ को मानने वाले लोग। तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है, द वर्ड कम्युनलिज्म हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब कोई भी पर्टिकुलर लोगों का ग्रुप जो एक तरह की मानसिकता रखता है, एक तरह का धर्म अपनाता है, और उसी से बना है आपका कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मीन्स फीलिंग ऑफ superiority for one community and its faith, and that inferiority for the other to keep the interest of the community above national interest। देखिए जरा, अब जब कम्युनलिज्म आ जाता है, सांप्रदायिकता आ जाती है, तो सांप्रदायिकता में क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी या धर्म के लोग खुद अपने धर्म को हमेशा दूसरे धर्म से ऊपर रखते हैं और उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, है ना, और उसमें ही सबसे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। एंड दैट ऑफ इन्फीरियरिटी फॉर द अदर एंड टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी अबव नेशनल इंटरेस्ट। अच्छा, अपने धर्म को तो वो सबसे ऊपर रखते ही रखते हैं, साथ ही साथ क्या होता है, दूसरे धर्मों को वो नीचा समझते हैं, और अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, है ना, जो कम्युनिटी के इंटरेस्ट हैं, उसको हमेशा वो राष्ट्रीय इंटरेस्ट से ऊपर रखते हैं, नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर रखते हैं। बल्कि होना क्या चाहिए कि हमारे लिए जो नेशनल इंटरेस्ट है, देश की एकता है, वो पहले होना चाहिए, बाद में हमारे धार्मिक उद्देश्य पूरे होने चाहिए। लेकिन जब कम्युनलिज्म डेवलप होता है तो वहाँ पे लोग अपने कम्युनिटी को हमेशा राष्ट्र से ऊपर रखते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे देश की एकता और अखंडता को हमेशा नुकसान देखने को मिलता है। जो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन है उसको हमेशा नुकसान होता है। Communalism has always been a major threat to the unity of our country. We have known how narrow communal feeling cost communal riots in 1947 and split India into two countries, India and Pakistan. Lakhs of people were slain and rendered homeless. Even after so many years of independence, such communal tendencies still persist and riots occur at different places in India. This is all due to ignorance and selfish interest of different sections and religious bigotry. There is no harm in having many religions, but when people think of the interest of one's religion community above the national interest, is certainty harms the unity and integrity of our country. We should consider national interest of our। देखिए जरा, कम्युनलिज्म का सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ। तो उस टाइम पे हमारे यहाँ देखिए हिंदू मुस्लिम मेनली दो टाइप के लोग रहते हैं, है ना, दो कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमको आपस में लड़वा दिया धर्म के आधार पे, और उस टाइम पे इतने ज़्यादा दंगे हुए, इतने ज़्यादा दंगा फसाद हुआ, लोगों के बीच लड़ाई झगड़े हुए कि फाइनली देश को ही दो अलग अलग पार्ट में बांटना पड़ा, और हमारा एक देश जो अखंड भारत था उसके दो टुकड़े हो गए, एक बना बाद पाकिस्तान और एक बना भारत, और उसके बाद फिर तीन टुकड़े हो गए, है ना, बांग्लादेश भी बाद में बना। तो ये सब क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग धर्म के आधार पे बैठे। अगर हम धर्म के आधार पे नहीं लड़ रहे होते तो आज हमारा एक अखंड भारत होता, जो कि लाहौर से शुरू होता और इधर कन्याकुमारी पे ख़त्म होता और उधर ढाका तक जाता। लेकिन धर्म के आधार पर हमको लड़ाया गया और हमारे दो कंट्री यहाँ पे बन गए। अच्छा, इसमें लाखों लोगों की मृत्यु उस टाइम के अगर आप हालात देखेंगे, है ना, कोई मूवी अगर उस पर बेस्ड है तो आप उसको देखिए, आप समझ जाएंगे कि कितने बुरे हालात थे। लोगों के ट्रेन में लाशें भर के इधर से उधर जाती थी, और वहाँ से जब ट्रेन आती थी पाकिस्तान से तो हिंदुओं की लाशें आती थी, और यहाँ से जब ट्रेन जाती थी तो मुस्लिमों की लाशें जाती थी। ऐसा माहौल उस टाइम पे बना हुआ था। ऐसा नहीं है कि उस टाइम के बाद ये माहौल पूरा ख़त्म हो गया, नहीं, उसके बाद भी आप देखेंगे गुजरात में राइट्स हुए, है ना, अलग अलग प्लेसेस पे दंगे हुए, और उसमें बहुत सारे दोनों ही धर्म के लोगों को नुकसान यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी दंगे फसाद होते हैं तो किसी पर्टिकुलर एक ही रिलीजन के लोगों को नुकसान होता है, नहीं, सभी को नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं जो कम्युनलिज्म है ना, जो कम्युनिटी
वाइज जो लोग हैं, है ना, वो ये जो भावना है कम्युनलिज्म की, सांप्रदायिकता की, वो हमारी नेशनल इंटीग्रिटी या राष्ट्रीय एकता के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। तो इसको हमको ज़रूरत है कंट्रोल में रखने की और लोगों में एकता की भावना को बढ़ाने की। सेकंड जो डिसरप्टिव फोर्सेस है वो है आपका लिंगिज्म। लिंगिज्म क्या होता है? देखिए, लिंग्विज्म का यहाँ पे मतलब है भाषाई विविधता, है ना, भाषा के आधार पे लोगों का वर्गीकरण। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मैनी लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। इट इज़ ऑब्वियस दैट वी लव अवर मदर टंग एंड डायलेक्ट। देखिए, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं। मैंने अभी बताया था 250 के अराउंड भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं, है ना। तो हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, उसको अपनी जो मदर टंग होती है, जो भाषा वो जन्म से बोलता है, उससे उसको विशेष प्यार होता है, लव होता है, लगाव होता है। वी यूज़ इट इन आवर डेली लाइफ, हम उसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अ रीजन अंडरस्टैंड देयर मदर टंग ओनली, देयरफॉर रीजनल लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट कंसर्न। हर एक व्यक्ति अपने एरिया की भाषा, अपनी जो मदर टंग है वही जानता है, और किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों की जो लैंग्वेज होती है, उसी लैंग्वेज को उस स्टेट की जो कामकाज की जो भाषा होती है वही होती है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब है जिसमें सारे राजकीय कार्य होते हैं। तो हर एक राज्य में आप देखोगे तो अलग अलग लैंग्वेज में वहाँ की लोकल लैंग्वेज के हिसाब से कामकाज होता है वहाँ के ऑफिसेज में। Therefore, regional language is recognized the official language of the state concerned. It is in accordance to the democratic spirit. It is easier to impart education through mother tongue. अच्छा, इसका एक और प्रॉफिट ये होता है कि देखिए, जिस स्टेट में जौन सी भाषा बोली जाती है वहाँ पर्टिकुलर उसी लैंग्वेज में अगर आप एजुकेशन भी लेते हैं तो ये आपके लिए आसान होता है। कोई भी व्यक्ति हो, उसको अपनी मदर टंग में अगर एजुकेशन मिलती है तो उस नॉलेज को बेटर तरीके से वो एब्जॉर्ब कर पाएगा, अच्छे से चीज़ें सीख पाएगा। अगर किसी दूसरी लैंग्वेज में आप एजुकेशन लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाता है। इट इज़ अकॉर्डिंग to the democratic spirit, it is easier to impart education through mother tongue. Use of language for official purpose and the imparting education help and development to many a time social tensions due over the issue of different languages. People of different religion, fearful or insecurity, put the interest of their language above the national interest. They love their languages and have narrow views and hatred for other languages. देखिए जरा, एक तरफ बहुत सारी लैंग्वेजेस का होना अनेकता में एकता को दिखाता है, पर ये प्रॉब्लमेटिक कब हो जाता है? जब लोग भाषा को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, या फिर वो ये समझने लगते हैं कि जो मेरी जो लैंग्वेज है वो बेस्ट लैंग्वेज है और इसी को पूरी देश की लैंग्वेज होना चाहिए, इसी में एजुकेशन होना चाहिए पूरे देश में, और बाकी जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं वो कहीं ना कहीं ख़राब हैं। तो ये एक थोड़ी सी नैरो थिंकिंग हो जाती है दूसरी लैंग्वेजेस के प्रति, तो ये खतरनाक होता है। तो लिंग्विज्म का क्या मतलब है कि ऐसा ना हो कि लोग अपनी भाषा को ज़्यादा महत्व दें और दूसरे की भाषा को, दूसरे की लैंग्वेज को वो कम महत्व दें। इस टाइप की जो फीलिंग अगर आती है तो वो कहीं ना कहीं हमारी नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक थ्रेट होती है, खतरा होती है। इससे हमको बचने की ज़रूरत है। वी शुड हैव सेम रिस्पेक्ट फॉर अदर लैंग्वेजेस एज वी हैव फॉर आवर मदर टंग। जैसा हम अपनी लैंग्वेज, अपनी मदर टंग की रिस्पेक्ट करते हैं, वही सेम वे में हमको दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं उनका भी रिस्पेक्ट करना होगा। ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है जो कि डिस्ट्रप्टिव फोर्स है वो है आपका कास्टिज्म, है ना, जातिवाद। जातिवाद तो हमारे देश में बहुत है। गुर्जर लोगों का अलग टसन है, जाट लोगों का अलग टसन है ना, पंडित अलग अहम में रहते हैं, है ना। तो अवर एंशिएंट वर्ना और कास्ट सिस्टम, देखिए पुराने टाइम पे क्या था, वर्ण व्यवस्था थी, है ना। वर्ण के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण होते थे, और जो व्यक्ति पूजा पाठ करता था वो ब्राह्मण है, जो व्यक्ति लड़ाई करने के काम आता था वो क्षत्रिय है, दूसरों की रक्षा करना। वैश्य व्यापार करते थे, और शूद्र जो सफाई वगैरह का काम करते थे। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था में क्या सिस्टम था, कोई भी जाति से नहीं, मतलब जन्म से कोई नहीं हुआ। मान लीजिए कोई व्यक्ति पंडित के घर पैदा हुआ है तो वो पंडित नहीं कहलाता था, वो अपना वर्ण चूज़ करता था, जो वो काम करेगा उसके हिसाब से उसका वर्ण डिसाइड होता था। पर आज क्या है, जो जिस जाति में पैदा हुआ, पंडित का बेटा पंडित, चाहे उसके कर्म हों बिल्कुल कैसे भी, उसको पूजा पाठ नहीं भी आता हो तो भी उसको पंडित बोलेंगे। तो ऐसा है। पहले जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी, कर्म प्रधान थी, आज वो जन्म के आधार पे हो गई है। तो ये धीरे धीरे टाइम के साथ परिवर्तन हुआ है। चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। आवर एंशिएंट वर्ण और कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ अ मैन। ऑक्यूपेशन मतलब होता है काम, जो व्यक्ति जो काम करता था ना उसके आधार पे उसका जो वर्ण है वो निर्धारित हो रहा था। कास्टिज्म इज अ बिग ऑब्स्टेकल इन पाथ ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। कास्ट इज अ यूनिट विच बाइंड द पीपल ऑफ द सेम कास्ट इन मैरिज एंड फूड हैबिटेट। तो कास्ट क्या है, एक यूनिट है,
यूनिट मतलब लोगों का ग्रुप है ना, जो पीपलों को बांध देता है, किसमें, सेम कास्ट में। मैरिज और फूड हैबिट, एक ही टाइप के जिनमें रीति रिवाज हो रहे हैं, एक ही टाइप का खाना पीना हो रहा है, तो उस टाइप के लोग आपस में मैरिज भी करते हैं और अपने परिवार को बढ़ाते हैं। इस तरह से एक पर्टिकुलर कास्ट के जो लोगों की संख्या है वो बढ़ती जाती है। द पीपल ऑफ द सेम कास्ट could not break away from the foundation of caste and so they fail to play vital role in the society। एक टाइप के, एक कास्ट के जो लोग हैं ना, वो कास्ट के नियम कायदों से बंध के रह जाते हैं और फिर वो देश की एकता और अखंडता में अपना योगदान नहीं दे पाते हैं। ग्रेजुअली दिस सिस्टम बिकम हेरिडिटरी एंड इट वाज लिंक्ड टू वर्थ इंस्टीड ऑफ वर्क, द सिस्टम बिकम मोर फॉल्टी। देखिए जरा, पहले ये सिस्टम पूरी तरह से काम के आधार पर था, जिसने जो काम चूज़ किया वो उस वर्ण का कहलाएगा, भले ही अगर कोई ब्राह्मण का व्यक्ति है और वो फाइट करता है, लड़ाइयाँ लड़ता है, तो उसको हम क्षत्रिय बोलेंगे। कोई क्षत्रिय का बेटा अगर पूजा पाठ करने लगता है तो वो कहलाएगा ब्राह्मण। लेकिन अब क्या हो गया है, हमने उसको थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर दिया है और अभी इसको हमने किस में परिवर्तन कर दिया है, जन्म के आधार पे, जो कि पूर्णतः सही नहीं है। इसको कैसा होना चाहता आपका, इसको होना चाहिए था, आपका जो वर्क है, ऑक्यूपेशन है, उसके आधार पे होना चाहिए था, जैसा कि पहले था। चलिए, मेजर डिफेक्ट ऑफ कास्टिज्म। कास्टिज्म में कौन कौन सी बुराइयां हैं? कास्ट सिस्टम डिवाइड सोसाइटी इनटू हाई एंड लो क्लास। अब इसकी वजह से क्या है, लोग अपर क्लास और लोअर क्लास में डिवाइड हो जाते हैं, जिससे उनके बीच क्या है, दूरियां ऑटोमेटिक बन जाती हैं। आप नीची जाति के हो, आप ऊंची जाति के हो, दूरियां बन जाएंगी ना। किसी को आप नीचा बोलोगे, एक व्यक्ति खुद को ऊंचा समझेगा, दूसरे को नीचा, तो ऑब्वियसली उनके बीच बुराइयां होंगी और वो कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। तो ये हमारे लिए राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा होता है। अपर कास्ट एक्सप्लॉइट द पीपल ऑफ लोअर कास्ट। एक और प्रॉब्लम यह है कि ऊंची जाति के जो लोग होते हैं, अपर कास्ट के जो लोग होते हैं, नीची जाति के लोगों का शोषण करते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उनको हमेशा छोटे छोटे, उनको एजुकेशन नहीं लेने देंगे, उनको काम काज में उलझाए रहेंगे, है ना, उनका शोषण करेंगे। थर्ड है कास्ट डिफरेंस बिकम मोर रिगिड। अब धीरे धीरे क्या होता है ना, टाइम के साथ ये जो कास्टिज्म है ना, वो बढ़ता जाता है और लोगों के बीच नफरत फैलती है। प्रेशर ऑफ कास्ट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। अच्छा, जो जाति होती है ना, वो कहीं ना कहीं राजनीति को भी इफेक्ट करती है। मान लीजिए सरकार को कोई निर्णय लेना है ना, पर किसी विशेष जाति पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो जो जाति के लोग हैं ना, विरोध करने लगेंगे, देश में दंगे फसाद करने लगेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो उचित निर्णय नहीं ले पाती है इसी कास्टिज्म की वजह से। क्यों? क्योंकि हर एक मामले में किसी न किसी, देखो कोई भी निर्णय लिया जाएगा, किसी पर्टिकुलर पार्ट को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। तो जब किसी पर्टिकुलर कास्ट के व्यक्ति को फायदा या नुकसान होता है तो वो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेता है और फिर उससे देश का माहौल थोड़ा सा बिगड़ता है। जैसे देखिए, गुर्जर आंदोलन चला था, गुर्जर लोग जो थे या जाट लोग जो थे, उन्होंने ओबीसी आरक्षण की मांग की थी, तो जिसकी वजह से क्या है, वो रेलवे ट्रैक्स वगैरह को भी नुकसान पहुंचाते थे, है ना। तो राजनेताओं को भी पॉलिसी बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। कास्ट सिस्टम क्रिएट्स ट्रबल इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। तो कास्ट सिस्टम की वजह से क्या होता है, देश की एकता पे तो फर्क पड़ ही रहा है ना, पर साथ ही साथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, हाँ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस का मतलब है कि आर्थिक रूप से जो हम तरक्की करते हैं ना, उस पर भी कहीं ना कहीं पे इफेक्ट देखने को मिलता है ना। अब देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें और लिखी हुई हैं। संत रामानंद, संत कबीर, चैतन्य महाप्रभु, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एटसेट्रा, ये कुछ ऐसे लोग थे, है ना। सोशल रिफॉर्म्स वॉइस्ड कंसर्न अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे मेड एफर्ट टू रिमूव द इविल्स, द प्रोमिनेंट रिफॉर्मर्स। ये कुछ लोगों के नाम हैं जिन्होंने समाज या जाति के आधार पर जो जातिगत भेदभाव है उसको ख़त्म करने की बहुत कोशिश की, है ना। और लोगों के बीच ये जो डिफरेंस था ना, जातियों का, ऊंची जाति नीची जाति का, उसको ख़त्म करने में इन लोगों ने काफ़ी योगदान दिया है। इनके बारे में आप चाहें तो इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। टुडे with the spread of education, introduction of social reforms, development of science and technology and other factors like growth of industries and urbanization, caste system has become less rigid। अब देखिए, कुछ टाइम पहले तक ये बहुत ज़्यादा रिगिड था, बहुत ज़्यादा कठोर था सिस्टम, है ना। लोग बहुत जाति बात करने लगे थे, हर एक जाति का अपना अपना घमंड था। लेकिन अब लोग थोड़ा सा एजुकेट हो गए हैं, लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, है ना। तो इसकी वजह से वो समझ गए हैं कि यार जाति बात ठीक नहीं है, हमको आगे अगर बढ़ना है तो हमको जाति की जो बाउंडेशन है, बाउंड्रीज हैं, इससे ऊपर उठना होगा। साथ ही साथ कुछ और कारण भी है, जैसे एक कोई फैक्ट्री है
वहाँ पे अगर लोग काम कर रहे हैं, तो एक फैक्ट्री में अलग अलग टाइप के अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, तो वो एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, उनको एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाना ही होगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, जो जातिगत भेदभाव है कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है ना। तो क्या है कि एजुकेशन की वजह से ना लोग काफ़ी समझे हैं। पहले छुआछूत का प्रॉब्लम था ना, ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों को छूने से अपनी बेइज्जती समझते थे। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन जब फैली है तो लोग समझे कि यार व्यक्ति तो व्यक्ति है ना, किसी को छूने से थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, वो उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, लोगों ने जाति के आधार पर भेदभाव करना बंद कर दिया है। देखिए पूरी तरह से मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये कम हुआ है ना, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कमी आई है। और हमारे संविधान ने भी इस अनटचेबिलिटी या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को इलीगल घोषित कर दिया है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है ना, किसी नीची जाति के व्यक्ति को अगर वह बोलता है कि मैं तुझको नहीं छू सकता, तो इसके अगेंस्ट वो कंप्लेन कर सकता है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कास्ट सिस्टम जो है ना कहीं से हमारे देश की एकता के लिए खतरनाक है। पर ये बात भी पक्की है, ये बात भी सही है कि इसमें कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, इसमें कमी आई है, क्योंकि लोग मिलजुल के एक साथ रहना शुरू कर चुके हैं, है ना, एक साथ काम कर रहे हैं, तो उनके बीच दूरियां कहीं ना कहीं कमी है। फोर्थ जो पॉइंट है जो कि हमारे यूनिटी के लिए खतरा है ना, डिस्ट्रप्टिव फोर्स का फोर्थ पॉइंट है टेररिज्म, है ना। टेररिज्म कैसे हमारे लिए खतरनाक है? टेररिज्म क्या होता है? आतंकवाद होता है ना। क्या लिखा हुआ है? द वर्ल्ड फेसेस ग्रेव थ्रेट फ्रॉम टेररिज्म, दिस इज क्राइम अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमनिटी, इट इज बारबेरियस form of carnage. The terrorists want to convey their message through fear and terror. The religious families or fantasies induced in killing innocent people. They want separation by these activities. Terrorism is a planned move to spread violence to gain desired purpose. देखिए जरा, किसी पर्टिकुलर जाति धर्म के लोग क्या करते हैं, उनको अगर कुछ चाहिए है ना, उनको अपनी कुछ मांगे पूरी करानी है, तो वो इसके लिए एक लेजिस्लेटिव वे अपना सकते हैं, है ना, कि धरना दे सकते हैं, है ना, ज्ञापन दे सकते हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, एक अच्छा तरीका ना अपना के टेररिज्म का सहारा लेते हैं, लोगों को डरा के, लोगों को मार के, है ना, वो अपनी मांगों को पूरी करना चाहते हैं। तो मैसेज थ्रू फियर एंड टेरर, डर और भय का माहौल बना के वो अपनी मांगों को पूरा करवाते हैं और लोगों को अच्छा, इसके लिए वो ना अपनी मांगों को पूरी करने के लिए वो लोगों को जान से मारने से भी पीछे नहीं हटते हैं। टेररिज्म इज अ प्लान मूव टू स्प्रेड वायलेंस टू गेन डिजायर्ड पर्पस। ये एक प्लांट यानी अच्छी तरीके से सोचा समझा हुआ मूव होता है ना, या तरीका होता है जिसमें लोगों को डरा के और सरकारों को डरा के अपने जो भी मांगे हैं उनको पूरा करवाया जाए। द टेररिस्ट बिलीव इन वायलेंस एंड कमिट डिवास्टिंग एक्टिविटीज एंड दिस डैमेज द कंट्री अ लॉट। टेररिस्ट हमेशा एक ऐसे तरीके में बिलीव करते हैं जिसमें डर का माहौल हो और वो कोई भी चीज़, कोई भी काम प्यार से नहीं करना चाहते हैं। दे बिलीव द गवर्नमेंट विल समडे एक्सेप्ट देयर टर्म्स, दे जस्टिफाई यूज ऑफ वायलेंस अनडेमोक्रेटिक एंड इलीगल मीन्स इन ग्रेव ऑफ रिलीजन ऑल्सो। एट प्रेजेंट टेररिज्म इज पोजनिंग constant threat to disintegrate our national unity। तो उनका क्या मानना होता है कि अगर हम इस तरह से अपनी मांगों को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन गवर्नमेंट हमारी ज़रूर सुन लेगी और हमारी मांगों को पूरा कर देगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट इस तरह की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं और उनकी मांगों को कभी पूरा नहीं किया जाता। तो टेररिज्म की वजह से बहुत सारे मासूम लोगों की हत्याएँ होती हैं, बम ब्लास्ट होते हैं, है ना। तो ये कहीं से भी देश की एकता अखंडता के लिए सही नहीं है और इसको बढ़ावा देना बिल्कुल भी सही नहीं है। लास्ट जो पॉइंट है जो डिसरप्टिव फोर्स है वो है सेपरेटिज्म। ये क्या होता है? देखिए सेपरेटिज्म में क्या होता है, मान लीजिए हमारे देश में 28 स्टेट हैं, है ना। अब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में किसी एक ही जाति के लोग रहते हैं या एक ही धर्म के लोग रहते हैं, है ना, या एक ही भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। अब वो लोग ये कहने लगते हैं कि भैया हम इस एरिया में रहते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ हमारा ही धर्म के लोग हैं, हमारी जाति या हम एक ही लैंग्वेज वाले लोग हैं, तो एक काम कीजिए आप हमको एक अलग देश बना के दे दीजिए, हमको आपके साथ नहीं रहना है। एक सेपरेट कंट्री की वो डिमांड करने लगते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सेपरेटिज्म। और सेपरेटिज्म का बेस क्या होता है? या तो लैंग्वेज होती है या रिलीजन होता है। क्या लिखा हुआ है? द मोस्ट डिस्टर्बिंग स्टेट ऑफ रीजनलिज्म गिव बर्थ टू सेपरेटिज्म।
to demand an independent state out of the country is called separatism. People of various caste, language and live here. Sometimes feeling of being ignored inspired them to. अच्छा, सेपरेटिज्म कहाँ से जन्म लेता है? ऊपर जो हमने पॉइंट पढ़े हैं ना, देखो अगर किसी को इग्नोर किया गया, किसी पर्टिकुलर धर्म या जाति या भाषा व्यक्ति को इग्नोर किया, उसके अधिकार उसको नहीं दिए गए ना, उसके साथ भेदभाव करेंगे, उस कंडीशन में फिर सेपरेटिज्म की भावना लोगों में आती कि नहीं, अगर हमको हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो भैया हमको अलग कीजिए, ये धरती हमारी है, हम अपना अलग कंट्री बनाएंगे, अपने हिसाब से हम कानून बनाएंगे. People of various caste and language live here. Sometimes feeling of being ignored inspires them to make demand for separate state. The border states are often mostly influenced by such feeling and result in a strong feeling of separatism. The external forces instigate to destabilize the peace and security of the country. Some people living in the country also. देखिए जरा क्या बोल रहा है, जो राज्य या जो पर्टिकुलर ज़मीन का टुकड़ा किसी भी देश में बॉर्डर पर होता है ना, या दूसरे देश से जुड़ा होता है, तो वहाँ पे मेनली ये सेपरेटिज्म का प्रॉब्लम होता है. क्यों? क्योंकि आपका जो पड़ोसी देश होता है ना, वो अगर उससे आपके रिलेशन सही नहीं है तो कहीं ना कहीं वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि इस देश में अशांति हो और ये देश कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो जाए. तो उस देश से बहुत सारा पैसा आता है उन लोगों के पास, जो देखिए अगर एक सेपरेट कंट्री बनेगा तो कुछ पर्टिकुलर लोगों को फ़ायदा होगा. क्यों? क्योंकि वही बाद में मिनिस्टर्स बन जाएंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे. तो वो जो लोग होते हैं वो डील कर लेते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ कि आप हमको पैसा दीजिए और हम यहाँ पे लोगों को सेपरेट करने के लिए उकसाते हैं, उनकी भावनाओं को भड़काते हैं, और फाइनली अगर ऐसा हो जाता है कि एक अलग से कंट्री आपको वहाँ पे बना हुआ मिल जाता है, तो उस केस में क्या होता है, आपका जो पड़ोसी देश है वो काफ़ी खुश हो जाएगा. क्योंकि उसने उसको ब्रेक डाउन कर दिया है, कमज़ोर कर दिया है ना. आपके पड़ोसी को अगर आप कमज़ोर करते हैं तो इससे क्या फ़ायदा आपको मिलता है, आप पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाते हैं उनके सामने. तो सेपरेटिज्म का मतलब है कि अलग देश की डिमांड करना आपकी जाति धर्म के आधार पे, और इसको बढ़ावा कौन देता है, आपके जो पड़ोसी कंट्रीज़ होते हैं या आपके ही देश में जो सरकार के खिलाफ लोग काम करते हैं ना, वो भी इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी जो ज़रूरी मंशाएं होती हैं ना, कुछ लोग होते हैं लालची, अगर वो सरकार में नहीं है तो सरकार के अगेंस्ट चलेंगे, है ना, देश को एकत्रित नहीं होने देंगे. तो ऐसे लोग सेपरेटिज्म को बढ़ावा देते हैं. और कुछ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द एक्सटर्नल फोर्सेस, हाँ ये हो गया है. The enemies of a country and fundamentalists even choose to follow the path of violence and terrorism. The tendency of separation is a major challenge of the unity. ठीक है, तो कैसे लोग हैं जो देश में वायलेंस का माहौल बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं. चलिए, द फीलिंग ऑफ सेपरेटिज्म कुड बी एबेटेड बाय सोशल जस्टिस, डिसेंट्रलाइजेशन, बैलेंस ऑफ डेवलपमेंट. अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है ना सेपरेटिज्म का, इसको कैसे इग्नोर किया जा सकता है. सब लोगों को बराबर राइट दीजिए, उनके अधिकार दीजिए, तो कोई भी सेपरेट होने की डिमांड नहीं करेगा. ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ है. इसकी एक्सरसाइज आपको सर्च करके करना है ना. तो ये पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में है, थोड़ा सा बड़ा 57 मिनट का वीडियो है, तो आई होप आप इसको पूरा वॉच करेंगे, है ना. कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं.